नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था तिवारी शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला में हिंदी की सहायक प्राध्यापक हूँ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर के अष्टम प्रश्न पत्र आधुनिक गद्य साहित्य में हरिशंकर परसाई जी के निबंध वैष्णव की फिसलन पर। वैष्णव की फिसलन पर चर्चा करने के पहले आइए हम उनका परिचय देखें। हिंदी व्यंग परंपरा का इतिहास कबीरदास जी से लेकर भारतेंदु से होता हुआ निराला जी और नागार्जुन के काव्यों में देखा जा सकता है। उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रत्येक रचनाकारों ने व्यंग के माध्यम से अपने अंदर की शुद्ध भावनाओं और आक्रोश को व्यक्त किया। स्वतंत्रता के बाद भारत की परिस्थितियां बदली और परिस्थितियां बदलने के बाद जो स्वप्न हमने भारत की आज़ादी का देखा था वह हमारी आशाओं के विपरीत रहा और हमारी आशाएं निराशाओं में बदलती गई। स्वातंत्रोत्तर भारत में अवसरवादिता, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरकता बढ़ी और लोगों ने जब अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू की, ऐसे समय में ही एक सशक्त प्रखर व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी का पदार्पण हिंदी साहित्य जगत में हुआ। हिंदी गद्य साहित्य में व्यंग विधा के सूत्रधार के रूप में हरिशंकर परसाई जी अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। मार्क्सवादी विचारधारा पर अटूट विश्वास होने के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और स्वतंत्र लेखन का कार्य आरंभ किया। इसके साथ ही वसुधा नामक पत्रिका जबलपुर से निकाली और उपन्यास, कहानी, संस्मरण आदि में अपनी लेखनी चलाते हुए व्यंग के क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि को साबित किया। वामपंथी रुझान और अभावग्रस्त जीवन के कटु अनुभव ने भारतीय समाज में उपस्थित विसंगतियों के प्रति उनमें एक नई समझ पैदा की। पूंजीपतियों, सत्ताधारी, विपक्षी, अवसरवादियों, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जो भी लोग समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। उनकी पक्षधरता भारत के उन शोषित जनों के प्रति है जिन्हें दिन भर मेहनत करके भी 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पाती है। अपने कहानी, उपन्यास और निबंध आदि जितनी भी उनकी व्यंग रचनाएं हैं उनमें उन्होंने समाज में उपस्थित जादूगर, साधु, 2 नाक वाले लोग, सेवक आदि विभिन्न कुपात्रों का चरित्र दिखाया है जो समाज को मूल्यहीनता की ओर ढकेले जा रहे हैं। आइए अब हम उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उन रचनाओं का विषय क्या क्या है। हरिशंकर परसाई जी ने, जैसा कि मैंने बताया, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, लघु उपन्यास सभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी अपनाई। उनकी जो व्यंग लेखन है, कुछ व्यंग लेखन का मैं नाम ले रही हूँ। एक है चूहा और मैं, गांधी जी की शॉल, प्रेमचंद के फटे जूते। कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। उपन्यास है तट की खोज, लघु उपन्यास है और रानी नागफनी की कहानी। आत्मकथा है गर्दिश के दिन। फिर संस्मरण है तिरछी रेखाएं और मुक्तिबोध जी से उनके आत्मिक संबंध थे और बहुत गहरे संबंध थे। मुक्तिबोध जी के साथ उनका काफ़ी उठना बैठना था, दोनों की विचारधारा भी एक ही थी, तो उन्होंने उन पर
संस्मरण लिखा है, उस संस्मरण का नाम है मुक्ति बोध एक संस्मरण। इसके अलावा परसाई रचनावली, परसाई जी की रचनाएं, परसाई जी की रचनाओं का जो क्षेत्र है वो है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इन सभी क्षेत्रों की विडंबनाओं को, विसंगतियों को उन्होंने देखा और अपने व्यंग में, अपनी रचना में उनको स्थान दिया। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी सामाजिक विसंगतियों को लेकर लिखी गई रचनाएं, जिसमें भोला राम का जीव आपने पढ़ी होगी स्कूल में, जिसमें एक भोला राम नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता है। रिटायर होने के बाद भी जब उसको पेंशन नहीं मिलती तो मरने के बाद भी वह कार्यालय के चक्कर काटने लगता है, और जब वह मर भी जाता है, यमराज का दूत आता है उसको ले जाने लगता है, तो वो वहाँ से उसको चकमा देकर भाग जाता है और सीधे कार्यालय में पहुँचता है। और जब नारद जी ढूंढने जाते हैं पहुँचते तक, तब नारद जी को भी समझ में आता है कि भोला राम की जो पेंशन है वो क्यों रुकी हुई है। और जब नारद जी बाबू के पास जाते हैं, बाबू बोलता है चढ़ोतरी चढ़ाना पड़ेगा। नारद जी अफसर के पास जाते हैं, अफसर बोलता है कि वजन रखना पड़ेगा। क्या बोलता है, आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा। अफसर बोलता है उनकी वीणा को देखकर कि वजन रखने का जब अर्थ उन्होंने पूछा, तब बताता है कि कितना भ्रष्टाचार फैला है, उसको अंकित करने के लिए परसाई जी ने ये निबंध, ये कहानी व्यंग के माध्यम से बनाई है। तो वो क्या बोलते हैं, अफसर क्या बोलता है, नारद जी को समझाता है, आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। इस प्रकार से वो सीधे सीधे नारद जी से रिश्वत की मांग करता है। सामाजिक निबंधों में ही एक दूसरा निबंध है अकाल उत्सव। अकाल उत्सव में अकाल जब पड़ता है तो उसका किस प्रकार से लाभ उठाते हैं और उससे फ़ायदा उठाने के लिए किस प्रकार से उत्सव के समान अकाल में सारी जनता, सारे जीव जो हैं सब पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, रोजी रोटी की चिंता है, भूख की चिंता है, पेट की चिंता, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व जो हैं उन लोग उसको उत्सव की तरह मनाते हैं और सोचते हैं कि काश इसका प्रभार हमको मिल जाए ताकि वो उससे अपनी जेबें भर सके। और एक व्यंग है चूहा और मैं। चूहा बोलता है यहाँ पर, मगर मैं सोचता हूँ आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा और मैं में परसाई जी बोलते हैं। चूहा उनके यहाँ जाता है, उनके घर पर कब्जा कर लेता है, उनको परेशान करता है। तब वो सोचते हैं कि चूहा भी अपना हक और अधिकार यहाँ पर लेने के लिए है और वो हमारे प्रति, समाज के उन वंचित लोगों के प्रति सोचते हैं जो मेहनत करके भी अपना अधिकार और हक नहीं ले पाते। तो ऐसे लोगों के लिए परसाई जी बोलते हैं कि मगर मैं सोचता हूँ आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा। एक उनके मन में विचार आता है, एक तरह से वो हमको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम कब उस चूहे की तरह से आचरण करोगे, तुम कब अपनी रोटी के लिए, तुम कब अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, कब तुम इन लोगों पर सिर चढ़कर बैठोगे जो जिनके लिए जिनको तुमने ही बैठाया हुआ है। फिर है राजनीति पर आधारित उनका व्यंग, भेड़े और भेड़िए। भेड़े और भेड़िए लोकतंत्र पर प्रहार करता हुआ एक बहुत ही तीखा व्यंग है, जिसमें भारतीय राजनीति पर परसाई जी ने प्रहार किया है और लोकतंत्र के दुश्मन भेड़िए का चेहरा उन्होंने उजागर किया है। भेड़े और भेड़िए,
जब जंगल में ये बात होती है कि हमारे बीच भी चुनाव होगा, भेड़ें खुश हो जाती हैं कि हाँ हमारे भी हक की बात होगी, हमारे लिए भी कोई सोचेगा। किंतु भेड़िए जो हैं वो चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यदि भेड़ों को हक मिल गया तब हमारा क्या होगा, हमारा पेट कैसे भरेगा। अब भेड़ियों ने चाल चली, शासन व्यवस्था और उसके आसपास के जो चापलूस लोग रहते हैं, कुछ तथाकथित सत्ताधीश, कुछ तथाकथित उनके आसपास घूमने वाले, चापलूसी करके अपना फ़ायदा उठाने वाले लोगों पर और जनता के ऊपर व्यंग किया है कि लोकतंत्र में आज भी लोग या जनता किस प्रकार से दूसरों पर निर्भर है और लोकतंत्र का उसे कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। अब भेड़ियों ने एक चाल चली, भेड़ियों के आसपास सियार घूमते रहते हैं, भेड़िए जो छोड़ देते हैं उसको सियार खा लेते हैं। तो सियार ने ही उन लोगों को एक उपाय सुझाया भेड़िए को, और जाकर उनके भेड़ियों ने अपना छद्म रूप दिखाया भेड़ों को, और भेड़ों को लगा कि अरे अब तो भेड़िए सुधर गए हैं। और उन्होंने क्या सोचा, जब चुनाव हुआ पंचायत का तब भेड़ों ने भेड़ियों को अपना प्रतिनिधि चुना, और प्रतिनिधि चुनकर उनको जब भेजा गया तब देखिए कि भेड़ों के लिए, जिन भेड़ों ने विश्वास करके उनको अपना प्रतिनिधि चुना, उन भेड़ियों ने उनके लिए क्या किया। भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हितरक्षक नहीं है। अब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना, और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। अब भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बना, क्या बना, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते में एक भेड़ दी जाएगी, भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा, नाश्ते में एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा, दोपहर के भोजन में पूरी एक भेड़ दी जाएगी, और शाम को स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाएगी। तो ये है आज हमारे लोकतंत्र की हकीकत, जिसको परसाई जी ने बयान किया। इसके बाद धर्म के ओट में जो भी विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन पर कटाक्ष करते हुए धर्म की आड़ में लोग जो लूटते हैं लोगों को, उन पर कटाक्ष करता हुआ ये एक व्यंग है, जादूगर और साधु। वो क्या बोलते हैं, परसाई जी क्या बोलते हैं, भारत को चाहिए जादूगर और साधु। इस देश में बड़े बड़े जादूगर हैं जो जब 26 सालों से पट्टी बांध कर बैठे हैं। वो कहते हैं कि इस देश में आज़ादी के बाद का लिखा हुआ है उनका लेखन, ये उन्होंने लेखन की शुरुआत की थी 1957 से। तो ये आज़ादी के बाद लिखे हुए उनके कुछ निबंध और व्यंग रचनाएं हैं। क्या बोलते हैं, 26 सालों से आंखों पर पट्टी बांधे हैं, जब वे देखते हैं कि जनता अकुला रही है और कुछ करने पर उतारू है तो वह फौरन जादू का खेल खेलते हैं। जनता देखती है, ताली पीटती है। मैं पूछता हूँ, जादूगर साहब, आंखों पर पट्टी बांधे राजनीतिक स्कूटर पर किधर जा रहे हो, किस दिशा को जा रहे हो? समाजवाद, खुशहाली, गरीबी हटाओ, कौन सा गंतव्य है? मतलब व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी समाजवाद के समर्थक हैं, समाज में खुशहाली के समर्थक हैं, गरीबी हटाने के समर्थक हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम जैसे ही जनता जागती है, कुछ ना कुछ जादू का खेल दिखाते हो। और अब ये बताओ, अब तुम अपने स्कूटर में बैठकर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम समाजवाद की स्थापना करने जा रहे हो, या खुशहाली फैलाने जा रहे हो, या फिर गरीबी हटाने के लिए जा रहे हो? ऐसा वो उन लोगों पर व्यंग करते हैं। जनता आंखों पर पट्टी बांधे जादूगर का खेल देखना चाहती, हम दिखा रहे हैं जनता को, और क्या चाहिए।
और आगे कहते हैं कि जब मैं ऐसा पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि जनता को और क्या चाहिए, जनता देखना चाहती जादूगर का खेल और हम उनको खेल दिखा रहे हैं। उनके साहित्यिक निबंध में उन्होंने छायावाद पर, क्षणवाद का चक्कर में छायावाद के विषय चयन पर उन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि छायावाद जो है वो लोक जीवन से दूरी का काव्य है, इसलिए वो उस पर व्यंग करते हैं। तट की खोज में उन्होंने ऐसे साहित्यिक लोगों पर व्यंग किया है जो दोहरे चरित्र के हैं, दिखाने के और लिखने के और लिखते तो हैं आधुनिकता पर, लेकिन यदि वो एक लड़की, एक नायिका के बारे में लिखते हैं तो उसकी वो पुरानी छवि को ही दिखाते हैं और आज की संघर्ष करती महिला की और लड़कियों की छवि को ना दिखाकर, उसकी जिजीविषा को ना दिखाकर, वह जो है वो उनकी पुरानी छवि आधुनिकता की को सामने रखते हुए भी पुरानी छवि को सामने लाते हैं। किंतु तट की खोज में नायिका की इस छवि को परसाई जी ने तोड़ा और उसके संघर्ष और उसकी जिजीविषा को उन्होंने सामने लाई, आधुनिक संदर्भ में उसको चित्रित किया। अब नायिका कहती है अपनी सहेली से कि मैंने कहा हमें बिना पैसे के कोई लेने को तैयार नहीं, तो हमें विवाह करने से इनकार कर देना चाहिए। अगर हमारी एक पीढ़ी इसी प्रकार विद्रोह कर दे तो लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नारी शक्ति और क्रांति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही हमको इस तट की खोज की नायिका के शब्दों में दिखाई दे रही है। गांधी जी की शॉल उनका एक और निबंध है जिसमें अवसरवादी लोगों के विषय में उन्होंने बताया है कि कैसे एक सेवक और उसी के समान तथाकथित लोग गांधी जी और उनके प्रतीकों के नाम पर लाभ उठाते हैं। सेवक भी उसी तरह का था, उसने शॉल का लाभ उठाया, शॉल चोरी हो गई तो शॉल को फिर से उसने नई शॉल खरीद के लाया, उसने उसको पुरानी किया और पुरानी करने के बाद फिर से उसने उसको उसका लाभ उठाने की सोची, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होता है। अब इसी प्रकार का जैसे कि परसाई जी ने किया है, डॉक्टर नामवर सिंह ने भी गांधी जी की जो अलग अलग विरासत थी उन पर निबंध लिखे और उसको बापू की विरासत नाम दिया था। नामवर होने का अर्थ में उन्होंने इसको लिखा है, इस निबंध को, बापू की विरासत को, जिसमें वो कहते हैं कि इस तरह गांधी जी की सारी विरासत, गांधी की टोपी, गांधी की लाठी, गांधी का चश्मा, इस पर अलग अलग उन्होंने निबंध लिखा और वो लिखते हैं, इस तरह गांधी जी की सारी वसीयत लोग बांट चले। आगे वे कहते हैं, जब बापू की सारी वसीयत लेकर लोग चलने लगे तो धूल से भरी हुई धरती के धड़कते हुए दिल से बापू बोल उठे, और यह धूल धूसरित जनता, इसे कौन संभालेगा। बापू की विरासत, बापू की सामान तो ले गए, अब बापू ने जो लड़ाई की, आज़ादी की, वो किसके लिए की? वह भारत की जनता के लिए की। भारत की जनता उनके बच्चे हैं, हम उनको बापू कहते हैं। तो वो इसीलिए कहते हैं कि मतलब उनकी आत्मा उस समय जाग जाती है, वो कह उठते हैं कि इस धूल धूसरित जनता को कौन संभालेगा। तो इस प्रकार की टिप्पणी परसाई जी ने ऐसे लोगों पर की है जो हमारे महापुरुषों के प्रतीक चिन्हों, महापुरुषों के नामों का उपयोग करके अपना लाभ उठाना चाहते हैं, भले ही उनके सिद्धांतों से उनका कोई वास्ता ना हो। जैसे गांधी जी की शॉल में ही हमने देखा कि वह झूठ बोलता है कि शॉल चोरी हो जाती है, वो चाहता तो उनके सिद्धांतों पर चलकर दूसरे काम कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसको तो बस सीधे सीधे चाहिए था, तो उसने क्या किया कि उनका नाम का उपयोग करने के लिए फिर से नई शॉल लाई, उसको पुराना बनाकर उसको दिखाने की कोशिश की। इस प्रकार से
परसाई जी ने जो हमारी जनता है, हमारा समाज है, उस पर अपनी रचनाओं के माध्यम से दृष्टि डाली और न केवल उनकी पैनी दृष्टि ने उसे देखा बल्कि उसे हमारे सामने भी लाया। और आज भी उन्होंने एक ठिठुरता हुआ गणतंत्र लिखी है जो आज भी प्रासंगिक है, जिसमें उनकी मंशा है कि बादल हटें और बादलों के हटने से जो हमारा ठिठुरता हुआ गणतंत्र है उसको ताक मिले और वह सूर्य की किरणों के नीचे गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाए। मतलब कि जनता की, गण की, तंत्र की, तंत्र में गण की, जन की स्थिति में सुधार हो और सूर्य के निकलने का इंतजार वो करते हैं। और कहते हैं कि ठिठुरते हुए गणतंत्र में सूर्य की किरणों के तले उत्सव की आस लिए परसाई जी कहते हैं कि इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना आसान नहीं, वक्त लगेगा, किंतु आज भी हम बादलों के छटने, सूर्य के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस आज़ादी के लिए सबने मिलकर इतना संघर्ष किया और उस आज़ादी के बाद ही, पहले हमारी लड़ाई विदेशियों से थी, आज़ादी के बाद हमारी लड़ाई अपने ही देश के लोगों से हो गई और इतनी विपरीत परिस्थिति बनी कि दूसरों को तो लड़के हमने भगा दिया, लेकिन अपने ही लोगों से हम यहाँ पर लड़ नहीं पा रहे हैं, अपने अधिकार और हक की बात नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी हमें उस सूर्य के निकलने का इंतज़ार है जिसकी किरणों के तले हम उत्सव मनाएं। ये थी भूमिका परसाई जी की रचनाओं से और उनकी विषय वस्तु से परिचित कराने की। और इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसी के आधार पर हम आगे वैष्णव की फिसलन निबंध पर चर्चा करते हैं। वैष्णव की फिसलन निबंध एक व्यंग निबंध है जो रूढ़िवादिता और धार्मिक पाखंड को दर्शाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी सुरक्षा हेतु और अपने आत्मबल हेतु ईश्वर की शरण में जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामाजिक संरचनाओं में बदलाव हुआ वैसे वैसे धार्मिक संरचनाएं भी अधिक जटिल होते गई क्या, उन्हें जटिल करते गया बल्कि किया गया। स्वार्थ लोलुप तत्वों ने अपने हित में उन धार्मिक मान्यताओं को कुरीतियों का रूप दिया। अपने लोभ और लाभ के लिए, मानवता के लिए उन्होंने खतरा उत्पन्न किया और ऐसे छद्म वेशधारी लोगों ने समाज के संतुलन को बिगाड़ दिया। आइए वैष्णव की फिसलन निबंध पर हम चर्चा करते हैं। वैष्णव की फिसलन निबंध की पहली पंक्ति है, वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं। मतलब वैष्णव करोड़पति है, उसके पास में ही एक मंदिर है, उससे लगा हुआ विष्णु का मंदिर है, विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है, 2-2 घंटे उनकी पूजा करता है। जायदाद लगी है, जायदाद किसकी लगी है, भगवान विष्णु की है, वो भी सूदखोरी करता है। सूदखोरी भी किसके लिए करता है, भगवान विष्णु के लिए करता है। ब्याज से कर्ज देते हैं, वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और फिर गादी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं और धर्म को धंधे से जोड़ते हुए वो उसको योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं, विष्णु भगवान के वे मुनीम हो जाते हैं, कर्ज लेने वाले से दस्तावेज लिखवाते हैं। दस्तावेज लिख दी रामलाल वल्द श्यामलाल ने, भगवान विष्णु वल्द ना मालूम हो, जैसा कि महाजनी सभ्यता का दस्तावेज यहाँ पर लाकर परसाई जी ने रख दिया है। और इन्हीं तथाकथित वैष्णवों का दस्तावेज परसाई जी
वैष्णव की फिसलन के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वैष्णव जो रहता है, अब आगे बोलता है कि भगवान मेरे पास तो 2 नंबर का पैसा बहुत हो गया है, और वो उनसे सलाह मांगता है कि उस अपार नंबर 2 का पैसा जो इकट्ठा हो गया है उसका क्या किया जाए। और सोचता है प्रभु की लीला है, मतलब पैसा जो इकट्ठा हो रहा है वो प्रभु की लीला है, वही आदेश देंगे कि क्या क्या किया जाए। अब मुझे यहाँ पर तुलसीदास जी की पंक्तियाँ याद आती हैं। वैष्णव एक तो करोड़पति सूदखोरी करता है, सूदखोरी से उसने 2 नंबर का पैसा जमा किया हुआ है, ना जाने कितने लोगों का खून चूस कर उसने वह पैसा जमा किया। समर्थ को नहीं दोष गुसाए, जो कलयुग में प्रायः ऐसे लोगों के द्वारा कही जाती जो किसी न किसी प्रकार से शोषित होते हैं और दमित होते हैं। वैष्णव यहाँ समर्थ है, दूसरा यहाँ भक्त है, मतलब धन और धर्म दोनों ही उसके पास है, तो उसके कृत्यों को ढकने के लिए यह काफ़ी है। अब सूदखोरी के साथ ही उसने एजेंसियां भी लेके रखी हैं, और आगे भी वह अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। आगे वो बोलता है कि जब वो जाता है भगवान से बोलता है, पूछता है मैं इसका क्या करूं, तब उसकी शुद्ध आत्मा से आवाज़ उठती है, अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी सीख, तू एक बड़ा होटल खोल, आजकल होटल बहुत चल रहे हैं। अब उसको ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा, उसकी आत्मा से ये जो आवाज़ निकली उसे बड़ी अच्छी लगी। उसने विशाल खूबसूरत बड़ा सा आलीशान होटल खोला, गार्डन टेरेस सब थे, खूब विज्ञापन कराया, उसका होटल चल निकला। एग्जीक्यूटिव आए, ऑफिसर आए, सब आए, वैष्णव संतुष्ट हुआ। अब उसने देखा कि वैष्णव ने देखा कि उसके होटल में ठहरने वाले कुछ लोग असंतुष्ट हैं। तब उसने सोचा कि उसने जानने की कोशिश की, तो उसको समझ में आया कि उन्होंने कहा कि तुमने तो यहाँ नॉनवेज का इंतजाम किया नहीं है। अब वैष्णव धर्म संकट में पड़ गया, क्यों, धर्म से तो वो वैष्णव हैं, तो धर्म संकट में पड़ा। और फिर प्रभु से पूछता है, क्या पूछता है कि प्रभु मैं वैष्णव धर्म के प्रतिकूल कैसे जा सकता हूँ। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज़ आती है, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है। गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जाने रे। तो तू उन लोगों की पीर को समझ और उनकी पीड़ा को दूर कर। वैष्णव ने मांसाहार शुरू कर दिया। इसके बाद अब वैष्णव के पास फिर आया और ग्राहक, फिर वैष्णव के सामने एक समस्या खड़ी हुई कि यहाँ पर शराब कैसे पी जाएगी, मैं तो प्रभु के चरणामृत का प्रबंध कर सकता हूँ, शराब का कैसे करूँ मैं। तब फिर से वो जाता है किसकी शरण में, प्रभु की शरण में। फिर उसकी पवित्र आत्मा से आवाज़ आती है, मूर्ख, तू क्या होटल बैठाना चाहता है। देवता सोमरस पीते थे, वही सोमरस यह मदिरा है, इसमें तेरा वैष्णव धर्म कहाँ भंग होता है। सामवेद में 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है, तुझे धर्म की समझ है कि नहीं। इस प्रकार से वैष्णव समझ गया। अब उसने शुरू किया मदिरा का व्यापार, अपने होटल में आए लोगों को मदिरा देना शुरू किया। फिर अगली बार आ गए लोग कहने के लिए कि यहाँ नाच गाना होना चाहिए, जाता है तो फिर उसकी आत्मा से आवाज़ आती है, मूर्ख, कृष्ण अवतार में मैंने गोपियों को नचाया था, चीर हरण तक किया, तुझे क्या संकोच। प्रभु की आज्ञा से वैष्णव ने कैबरे भी शुरू कर दिया। अब क्या यहीं पर वैष्णव संतुष्ट होता है? नहीं, वैष्णव के सामने फिर एक समस्या आती है, लोग उससे नारी की मांग करते हैं। अब बोलता है, कृपा निधान, ग्राहक लोग नारी मांगते हैं, पाप की खान, मैं तो इस पाप की खान से जहाँ तक बनता है दूर रहता हूँ, अब मैं क्या करूँ।
वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, या तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, इसमें क्या पाप क्या पुण्य, चलने दे। वैष्णव ने वेटर को बुलाया, बोला कि तुम पुलिस से बचकर 25% भगवान की भेंट ले लिया करो और इंतजाम कर दिया करो। इस तरह से वैष्णव का धंधा होटल से लेकर मांसाहार से होता हुआ कैबरे, और कैबरे से फिर नारी को भी उसने नहीं छोड़ा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार यहाँ पर आकर वैष्णव जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, और हो भी क्यों ना, वैष्णव यही तो चाहता है। एक व्यवसायी क्या चाहता है? अपने कारोबार को आगे बढ़ाना, और वैष्णव ने भी यही चाहा। सोई सयान जो परधनहारी, तुलसीदास जी कहते हैं, सोई सयान जो परधनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, जो का झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। मतलब जो कलयुग में वही गुणवान है, सयान है, जो परधन का हरण करे और झूठ फरेब करे। पूरे यदि हम अभी तक के निबंध में देखेंगे, निबंध का विकास एक कहानी के रूप में होता गया, और पूरी ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की, वैष्णव के ऊपर लागू होती हैं। वैष्णव की फिसलन, जैसा कि उसका शीर्षक है, हमने देखा कि किस प्रकार वैष्णव मनुष्य विचलित होता है, मनुष्य स्वार्थी होता है, मनुष्य में विचलन भी बहुत ज़्यादा होता है, मनुष्य का मन चंचल होता है। लेकिन वैष्णव की फिसलन कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँची, वह फिसलता हुआ कहाँ तक पहुँचा, ये हमने देखा। लेकिन जैसे जैसे उसका कारोबार बढ़ता गया, और वैसे वैसे वह चारित्रिक पतन की ओर भी अग्रसर होता गया। भले उसकी नज़रों में ना सही, लेकिन समाज की नज़रों में, व्यंग्यकार की नज़रों में, हमारी नज़रों में तो उसका पतन हुआ ही है। न जाने कितने लोगों को उसने ब्याज दिया, उनकी आह ली, न जाने कितने ही जीवों की उसने हत्या की। अब जिस देश में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसका भी उसने वहाँ पर व्यापार करवाने से वह पीछे नहीं हटा, सारी मांगें वो पूरी करता गया। और वैष्णव की जो तृष्णा है, तृष्णा सींची ना बुझे दिन दिन बढ़ती जाए, ये वैष्णव की तृष्णा उसी प्रकार से है कि उसकी एक इच्छा पूरी होने के बाद धीरे धीरे उसका जो व्यापार को बढ़ाने की इच्छा थी, वह धीरे धीरे पूरी होते जा रही है, और उसकी तृष्णा व्यापार के कारोबार के बढ़ने के साथ ही उसकी इच्छा और तृष्णा भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वह नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये उसकी व्यापारिक बुद्धि ना समझना चाहती है। यदि समझ भी पा रही है तो वह समझना नहीं चाहती, क्योंकि एक जो उसके ऊपर आवरण पड़ गया है, धर्म की आड़ में वह कारोबार कर रहा है, वैष्णव धर्म को मानता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, सब करता है, लेकिन धर्म की आड़ में वह जो गलत काम कर रहा है, तो उसकी बुद्धि जो है उस पर्दे के बाहर, उस तिलिस्म को वो तोड़ना नहीं चाहता है, और अपने नैतिक पतन या समाज को वो किस ओर ढकेल रहा है उसके बारे में भी वो नहीं सोचना चाहता, केवल वह अपने कारोबार को ही बढ़ाने की सोचता है। अब यहाँ पर परसाई जी ने वैष्णव को उस व्यापारिक जगत का प्रतिनिधि बनाकर हमारे सामने खड़ा किया है, जिसका कारोबार अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे समाज को अपने कारोबार के साथ लपेटता है। न केवल लपेटता है, बल्कि वह उनमें उन दुर्गुणों को भी उत्पन्न करता है,
उन विसंगतियों को भी उत्पन्न करता है, जमाखोरी कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, स्त्रियों का शोषण कर रहा है। सारे अपराध जो है वैष्णव अपने कारोबार की आड़ में कर रहा है। इस प्रकार धर्म और धन के बल पर उसने अपना दबदबा और रौब समाज में कायम करके रखा है। और ऐसे लोगों को, जैसा हमने कहा, समर्थ लोगों को कहने वाला भी कोई नहीं रहता। इसकी साठगांठ हमको भी मालूम है कि इन लोगों की साठगांठ कहाँ से कहाँ तक होती है और इनका कुछ बिगाड़ने वाला कोई नहीं रहता जब तक कि जन क्रांति के रूप में हम जनता जो है वही इनको ना नकार दे, तब तक इनका व्यवसाय फलता फूलता रहता है। और इस प्रकार धर्म की आड़ में फलित पूंजीवादी संस्कृति का परसाई जी ने यहाँ पर मखौल उड़ाया है। धर्म की ओट में छिपे वैष्णव जैसे निर्लज्ज, झूठे, मक्कार लोगों का चेहरा परसाई जी ने सामने लाया है, जिनका परहित और पर पीड़ा से कोई वास्ता नहीं होता। इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं कि वैष्णव की फिसलन में परसाई जी ने समाज विरोधी गतिविधियों, रूढ़िवादी मान्यताओं की वास्तविकता का उद्घाटन किया है। धर्म और सदाचार का आवरण ओढ़े वैष्णव किस प्रकार प्रभु फिर महात्मा गांधी का सहारा लेते हुए वैष्णव जैसे तथाकथित लोगों पर उन्होंने यह धारदार लेखनी अपनी चलाई है। और वे जो हैं समाज की बेचैनी और लेखकी आक्रोश को गंभीर कर्म मानते हुए समाज के इन विडंबनाओं को, समाज के इन रूढ़िवादी कुरीतियों को, मान्यताओं को हमारे सामने लाते हैं कि धर्मांध होकर हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गंभीर व्यंग लेखन को गंभीर कर्म मानने वाले परसाई जी तिरछी रेखाओं में कहते हैं, व्यंग लेखन एक गंभीर कर्म है, कम से कम मेरे लिए। सवाल यह है कि कोई लेखक अपने युग की विसंगतियों को कितने गहरे से सोचता है। आगे वे लिखते हैं, सच्चा व्यंग जीवन की समीक्षा होती है, वह मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करती है। और साथ ही कहते हैं कि व्यंग में करुणा की अंतर्धारा होती है। समाज को सचेत करना, करुणा का भाव उत्पन्न करना ही और प्रतिकार के लिए तैयार करते हुए सामाजिक दायित्व बोध कराना ही परसाई जी का उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए कि एक लेखक के विषय में एक व्यंग लेखन को वो केवल हास्य का माध्यम नहीं मानते। परसाई जी के पहले जो हास्य व्यंग लेखन आया उसमें हास्य का पुट अधिक रहता था, लेकिन जनजीवन से सरोकार उसमें नहीं मिलता था। लेकिन पूरे गंभीरता से परसाई जी ने व्यंग विधा के माध्यम से समाज में एक तो करुणा की अंतर्धारा और दूसरा समाज की विसंगतियों को गहराई से पकड़ने का प्रयत्न किया। गहराई से पकड़ विषय के साथ साथ, रोष के साथ साथ, आक्रोश के साथ साथ उनके व्यंग में, उनके अंदर करुणा की एक अंतर्धारा भी बहती है। यदि हम इसको देखें तो एक व्यंग क्या होना चाहिए? एक व्यंग में क्या होना चाहिए? जीवन की समीक्षा। वैष्णव की फिसलन में यदि हम देखें तो व्यंग जीवन की समीक्षा करता है। वैष्णव पूरे समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है, खुद अपनी कोठरी भरता जाता है, कोठियाँ खड़ी करता है, लेकिन समाज के उन उपेक्षित जनों की गति और उनके तरफ वह नहीं देख पा रहा है, तो जीवन की समीक्षा होती है। दूसरा वो कहते हैं कि
गहराई से, उनको गहराई से पकड़ना चाहिए। तीसरा वो कहते हैं कि उसमें करुणा की जब तक हृदय में करुणा की अंतर्धारा प्रवाहित नहीं होगी, आप किसी के प्रति संवेदना का संचार अपने हृदय में नहीं कर सकेंगे। बिना करुणा के आपका हृदय संवेदनहीन हो जाएगा। तो इस वैष्णव और इस प्रकार के लोगों की जो संवेदनहीनता है और उनसे उपजी जो समाज में विसंगतियां हैं, उनको परसाई जी ने हमारे सामने लाया। वैष्णव की फिसलन में उन्होंने वैष्णव के माध्यम से भारतीय समाज के दोहरे चरित्र का उद्घाटन किया। एक तरफ वह पूजा करता है और दूसरी तरफ सूदखोरी करता है, दुनिया भर के गलत धंधे करता है और समाज को संस्कृति विहीनता की ओर ले जाता है। फिर वैष्णव धर्म को पूंजी से जोड़ता है, धर्म ग्रंथों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, गलत उदाहरण। कोई ये सोचेगा कि परसाई जी धर्म विरोधी, परसाई जी धर्म विरोधी नहीं, लेकिन धर्म की आड़ लेकर, धर्म के ग्रंथों का उदाहरण लेकर, कृष्ण की लीलाओं को बताकर वैष्णव जो काम कर रहा है उसको समाज में, ऐसे लोगों को समाज में उजागर करना अत्यंत आवश्यक है। तो समकालीन परिदृश्य में उसका उद्घाटन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार पूंजी और धर्म का गठबंधन समाज के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। शुरू में ही उसने कहा कि धर्म को वह धन से जोड़ता है और उसे वह योग कहता है, तो यही योग गठबंधन है। फिर महाजनी सभ्यता का स्थान किस प्रकार पूंजीवादी सभ्यता ने लिया। आर्थिक विषमता की खाई तो पटी नहीं, हाँ, उपभोक्तावादी संस्कृति ने धन के मिथ्या प्रदर्शन को बढ़ावा दिया। आज भी हम देखेंगे कि हर कोई एक दूसरे, आज मध्य वर्ग जो है, आज का दौर और भी बुरा हो गया है, क्योंकि आज मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, हर कोई दिखावे की संस्कृति में जी रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति, मॉल संस्कृति, इसमें जी रहा है और एक दूसरे को देखकर बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है, भले ही उसके लिए उसको किसी से ऋण क्यों ना लेना पड़े। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने इसीलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, अपराध को बढ़ावा दिया। परसाई जी समाज की चेतना शून्य प्रवृत्ति को ही इसका कारण मानते हैं और आगे वे कहते हैं कि वैष्णव जैसा ईश्वर का भक्त, उनके निबंध से यह हम सार निकाल सकते हैं कि यदि उन्होंने ये सोचा होगा कि यदि वैष्णव जैसा ईश्वर का भक्त पूंजी के लिए अपने चरित्र का पतन करते फिसलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, उसके धर्म में जीव हत्या पाप है, लेकिन वह मांसाहार का इंतजाम करता है, मदिरा का इंतजाम करता है, नारी का इंतजाम करता है। और इसी प्रकार से जब यह स्थिति देखते हैं तो कैसे एक रचनाकार अपने आप को रोक पाता, और वो भी परसाई जी जैसा, जो समाज की इन परिस्थितियों, विसंगतियों को बहुत ही पैनी दृष्टि से देखते हैं, अंदर तक धंस कर उनकी आँखें उस विडंबना को और उस विसंगति को देखती हैं। इस प्रकार परसाई जी ने पूरे समाज में इस प्रकार के व्यवसाय को पनपते देखा, और न केवल देखा, उसे परत दर परत खोलकर हमारे सामने रखा है। युगबोध की इन स्थितियों से विचलित उनकी धारदार लेखनी ने हमारे सामने पूरा दस्तावेज लाकर रख दिया। आज भी परसाई जी का स्थान व्यंग लेखन में सर्वोपरि होने के साथ साथ आगे के व्यंगकारों के लिए वे एक चुनौती रहेंगे। धन्यवाद।